नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए, और भी गजब बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 की अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था की किताब का अध्याय 5, भारत में मानव पूंजी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इंडिया की हम जिक्र कर रहे हैं। और ये आज है उस चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 ठीक है। तो हम 7 हैं, परंतु इस अध्याय में आज ही 7 है, मतलब आज ये अध्याय हमारा खत्म हो जाएगा। एक और अध्याय हमारा पूरा खत्म, एक और अध्याय हमारे बिल्कुल मस्तिष्क में घुस चुका है, अच्छे से हमने समझ लिया है। तो आज किस लास्ट और फाइनल लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम बात करेंगे भविष्य की संभावनाएं, ठीक है। भविष्य की जो संभावनाएं उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। भविष्य की संभावनाएं, देखिए अभी तक हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा वो हम लोग एक बार थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं, फिर भविष्य की बात करेंगे। अभी हम वर्तमान में खड़े, तो पहले भूतकाल तो जानकर क्या है। हमने ये बात करी, पहले हमने परिचय को पढ़ा, फिर हमने जाना कि मानव पूंजी क्या होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि मानव पूंजी क्या है। मानव पूंजी के बाद मैंने आपको ये बताया कि बेटा मानव पूंजी के स्रोत क्या है, किस किस प्रकार से हम एक मानव को मानव पूंजी में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया, हाँ गुरुजी, शिक्षा दे करके, स्वास्थ्य दे करके, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि शिक्षा स्वास्थ्य लेने के बाद जब वो कहीं काम करने जाए तो वहां पर जो उसको प्रशिक्षण मिले, ट्रेनिंग मिले, वो उसको जितनी भी सूचनाएं चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, वो और उसका पलायन या जो प्रवसन कहा जाता है, ये सभी मानव पूंजी के स्रोत है। इन्हीं के बदौलत व्यक्ति मानव से मानव पूंजी बन पाता है और इन्हीं पर सरकारें क्या करती हैं, खर्चा करती है। इसके बाद हमने भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में भी अंतर समझा कि भौतिक पूंजी क्या है और मानव पूंजी क्या है। भौतिक पूंजी की इंपोर्टेंस क्या है, मानव पूंजी की इंपोर्टेंस क्या है। भौतिक पूंजी को मालिक से अलग किया जा सकता है, परंतु मानव पूंजी को मालिक से अलग नहीं किया जा सकता। इसके बाद हमने जाना कि मानव पूंजी का आर्थिक संवर्धन में क्या योगदान है। अगर मानव को मानव पूंजी बना दिया तो किस प्रकार से ऑटोमेटिकली देश यूं ग्रोथ पे चला जाएगा, यूं गजब की उसकी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, ये भी हमने जाना। उसके बाद हमने ये भी जाना गुरुजी कि मानव विकास और मानव पूंजी में क्या अंतर है। जो अब जुड़वा भाई लग रहे थे, उन दोनों जुड़वा भाइयों की भी हमने बात करी। मानव विकास और मानव पूंजी मिलते जुलते से हमने देखा, दोनों अलग अलग है। मानव पूंजी ये कहता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य एक माध्यम है जिससे कि हम क्या कर सके, हमारे उत्पादकता जो है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, हम उसको बढ़ा सके। परंतु मानव विकास ये कहता है कि भैया उत्पादकता से अपन को कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य इंसान का अभिन्न अंग है, वो तो उसको मिलना ही चाहिए, वो तो उसका एक प्रकार से अधिकार है। ये बात भी हम लोगों ने पढ़ ली। अब मानव पूंजी, मानव विकास के बाद अब हम आगे आ रहे हैं कि शिक्षा पे खर्चा किस प्रकार से किया जा रहा है। शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है, उस शिक्षा को देख रेख कौन कर रहा है? तो हमने देखा कि भैया सरकार कर रही है, प्राइवेट वाले भी कर रहे हैं। सरकार का हस्तक्षेप शिक्षा में क्यों जरूरी है वो भी हम लोगों ने देखा। और फिर शिक्षा में भारत ने अभी तक क्या हासिल कर लिया ये भी हम लोगों ने देखा। ये अभी तक की कहानी थी, ये अभी तक की कहानी थी। हमने ये भी देखा कि हमारी सरकार कितना % खर्चा शिक्षा पर करती है, कितना नहीं। और अब हम ये देखेंगे कि ये जो भारत की मानव पूंजी है, इसकी भविष्य में क्या संभावना है, फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है, कितनी कमी भारत की मानव पूंजी में भी रह रही है, कैसे उसको दूर करना है, और ऐसी जो उपलब्धियां हमने हासिल करी है, इन उपलब्धियों को और बेहतर किस प्रकार से बनाया जा सकता है, ये हम जानेंगे। मैं हर बार एक बात कहता हूं बच्चों, चाहे आप देश के किसी क्षेत्र में उठा करके देख लीजिएगा, किसी भी काम के एरिया में आप उठा करके देख लीजिएगा, भारत ने बहुत काम करा है, भारत की सरकारों ने बहुत काम करा है। परंतु उसके साथ में हमेशा एक बात और कहता हूं, अभी सुधार की आवश्यकता और है। अभी हमें और काम करना होगा, अभी हमें और सुधार करने होंगे, अभी हमें और बेहतर भारत को बनाना होगा, और इस प्रकार से बनाना होगा कि भारत विश्व गुरु बन जाए, पूरी दुनिया का जो मार्गदर्शन है वो भारत करे। तो उसमें मानव पूंजी का बड़ा योगदान होगा। तो उस मानव पूंजी की भारत में भविष्य में क्या संभावना है, वो हमारा आज का और इस चैप्टर का फाइनल और लास्ट टॉपिक होगा। सबके लिए शिक्षा अभी भी एक सपना है, और बस यही बात जब मैं सोचता हूं, मुझे एक सच में बड़ा दुख होता है कि आज भी काफी बच्चों के लिए शिक्षा एक बहुत बड़ा सपना है। बच्चों, आज भी एक बच्चा कहीं पर बैग लेकर के स्कूल जा रहा होता है तो एक बच्चा कहीं पर कहीं काम करता हुआ पाया जाता है। उस बच्चे का भी सपना है कि मैं बैग लटका कर करके स्कूल जाऊं, पर वो नहीं जा पाता है। ठीक है, किसी
मेरी किसी बहन का भी ये सपना होगा कि यार वो मेरी जो साथ की है वो उस वाले कॉलेज में जाती है या वो भैया उस वाले कॉलेज में जाते हैं, मैं भी जाऊं, पर वो नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते? काफी लोगों का एक सपना अभी भी एजुकेशन सपना बना हुआ है, ठीक है, एक ऐसा सपना जिसको पाना बड़ा ही मुश्किल हो। तो ये दुख की बात है। लोगों के लिए शिक्षा सपना नहीं, साकार होने चाहिए, और हर व्यक्ति को शिक्षा उसका सपना नहीं बल्कि शिक्षा पाकर करके वो अपने हर सपने को पूरा कर सके, ऐसी व्यवस्था हम लोगों को बनानी है, सबको शिक्षा पहुंचानी है। और मैं कोरोना के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को सच में बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक प्रकार से वरदान की तरह उन बच्चों के पास आए हैं जिनके लिए शिक्षा वंचित थी बच्चों। आज मोबाइल खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, 3,000 में 4,000 तक अच्छे ठीक ठाक स्मार्टफोन आ जाते हैं। हमें 3 महीने में एक बार 650 का 700 का रिचार्ज कराना पड़ता है, उसके बाद हम एक अच्छी एजुकेशन घर बैठ करके भी ले सकते हैं। तो अब शायद हो सकता है कि ये जो शिक्षा काफी लोगों के लिए सपना था, वो सपना नहीं, कहीं ना कहीं वो हकीकत में बदल रही है। वो सपना जो लोगों का है वो साकार हो रहा है। यद्यपि वयस्क और युवा साक्षरता दरों में सुधार हो रहा है, किंतु आज भी देश में निरक्षरों की संख्या उतनी ही है जितनी स्वाधीनता के समय भारत की जनसंख्या थी। तो देखो, अब यद्यपि वयस्क जो एडल्ट है और जो युवा साक्षरता दर है उसमें सुधार हो रहा है। ये हमने लास्ट लेक्चर में टेबल के द्वारा जाना था। युवा साक्षरता दर का मतलब क्या? जो 15 से 24 साल तक के जो लोग हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, तो वो काफी अच्छे पढ़े लिखे हैं, ठीक है। 90% 93% जो पुरुष है पढ़े हुए हैं, और महिला 90% तक की जो महिला है वो पढ़ी हुई है। मतलब एक अच्छा खासा रेट, लिटरेसी रेट हमने हासिल कर रखा है। परंतु आज भी देश में काफी लोग निरक्षर हैं। निरक्षर का मतलब क्या है? जो पढ़े लिखे ना हो, ठीक है, जो पढ़े लिखे ना हो, जो इलिटरेट हो, ठीक है, उनको निरक्षर कहा गया है। तो आज भी बड़ी संख्या में निरक्षर है, और उतने ही है जितने भारत की आजादी के समय जनसंख्या थी। तो भारत की आजादी के समय कितनी जनसंख्या थी बच्चों? लगभग उस समय 30 से 35 करोड़ जनसंख्या उस समय थी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आज भी भारत में कम से कम 30 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो क्या है? निरक्षर है, वो पढ़े लिखे नहीं है। तो देखो बच्चों, सरकारों ने बड़ा कोशिश करी है, बड़ी प्रयास करी है, परंतु हमारे देश में जनसंख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो सरकार जितनों को पढ़ाती है उसका फिर और जन्म हो जाते हैं, फिर और हमें ऐसा लगता है कि नहीं अभी हमने तो कुछ अचीव नहीं करा। तो जनसंख्या भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, और सरकार अपनी तरफ से जो काम कर रही है वो भी बड़ी तेजी से काम कर रही है। ये मैंने तस्वीर दिखाई है बच्चों की जो पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आंगनबाड़ियों में, घरों में, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चे पढ़ते रहे, अच्छी बात है। भारत की संविधान सभा ने 1950 में संविधान को पारित करते समय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट किया था कि सरकार संविधान पारित होने के 10 साल के अंदर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगी। अब देखिए, अब आप हो भैया सब इकोनॉमिक्स के बच्चे, अब मुझे नहीं पता आपने क्लास 11th में जो पॉलिटी ली है या नहीं ली है। तो अब क्लास 11th की पॉलिटी में एक संविधान की किताब चलती है, उसमें मैंने पढ़ा रखा है बच्चों को कि भारत के संविधान में जो भाग 3 है ना बच्चों, पार्ट जो 3 है वो है मौलिक अधिकारों का। किसका है? मौलिक अधिकारों का। मौलिक अधिकारों का मतलब ये है कि भैया ये तो मुझे मिलने ही मिलने चाहिए। और कितने मौलिक अधिकार है हमारे पास? 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। 6 मौलिक अधिकार है, ये तो मुझे मिलने ही मिलने चाहिए। अगर ये मुझे नहीं मिले, अगर इन मुझे मौलिक अधिकारों को किसी व्यक्ति ने मुझे नहीं दिया, सरकार ने नहीं दिया, तो मैं सीधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। दूसरा भाग फिर आया, नेक्स्ट जो भाग है वो है बच्चों भाग 4, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में कहा जाता है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य यहाँ पर क्या होता है? सरकार के लिए। तो यहाँ पर भाग 4 में ऐसी बातें संविधान निर्माताओं ने बताई, किसको? राज्य को, मतलब सरकार को, कि भैया आप ये काम करना। पर ये काम करना कंपलसरी नहीं है। अब उसमें से अगर मान लीजिए सरकार ने वो काम नहीं करे तो हम कोई कोर्ट वोट नहीं जा सकते। हम ये नहीं कह सकते साहब ये काम सरकार ने नहीं करा, सरकार से जवाब मांगो, नहीं कह सकते हम लोग। वो सरकार पे छोड़ करके गए, इच्छा पे छोड़ करके, भाई आप करना चाहो तो आपकी मर्जी है, नहीं करना चाहो तो आपकी मर्जी है, पर अगर आप करोगे तो देश का भला होगा। आपकी सरकारें फिर बार बार आएगी, आपकी सरकारें बार बार बनेंगी और देश का भला होगा। इसलिए कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि राज्य को निर्देश दिए गए हैं, निर्देश दिए गए कि ऐसा करना, करो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब एक तो देखो, मेरा आपको पढ़ाना ये आपका अधिकार है कि सर से पढ़ेंगे हम तो, और अब एक मैं आपको कहूँ बेटा देखो यार ऐसा पढ़ाई करा करो, 4 घंटे पढ़ा करो, 2 घंटे पढ़ा करो। अब आप पढ़ो नहीं पढ़ो आपकी मर्जी है, पढ़ोगे तो अच्छी बात है, आपका ही भला होगा, और नहीं पढ़ोगे तो फिर आगे आपकी कहानी है। तो उसी प्रकार से भारत के संविधान ने भाग 4 में डीपीएसपी डाला है। उसी डीपीएसपी में भारत के संविधान ने कहा था कि संविधान लागू होने के 10 साल के अंदर अंदर तक
14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कर देनी है भैया। 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा देनी है और उनको बिल्कुल फ्री एजुकेशन देनी है और अनिवार्य देनी है कि हर बच्चा स्कूलों में जाता हुआ नजर आना चाहिए। ठीक है, हर बच्चा हमें स्कूलों में, ये जो लाइन, ये जो कतार है वो कहां लगनी चाहिए, स्कूलों के बाहर, लाइब्रेरी के बाहर लगनी चाहिए। हर बच्चा स्कूल पहुंचना चाहिए, किसी से भी शिक्षा वंचित नहीं होनी चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते तो अब तक 100% साक्षरता हो गई होती। अगर ये वाला लक्ष्य हम उस समय प्राप्त कर लेते तो शायद अभी तक 100% लिटरेसी हो जाती। मतलब पूर्ण रूप से भारत अभी साक्षर हो जाता, एक भी व्यक्ति अनपढ़ भारत में नहीं बसता। ये तस्वीर आपको कानून की दिखाई गई, एक कानून संविधान से जोड़ा गया, इसलिए यहां पे ये तस्वीर लगाई गई है। लिंग समता पहले से बेहतर, अब साक्षरता में पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर कम हो रहा है, जो लिंग समता की दिशा में एक सकारात्मक विकास है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं लिंग समता या जेंडर इक्वलिटी की। जेंडर इक्वलिटी की, अब आप सभी को पता है कि भैया भारत में काफी लंबे समय तक महिलाओं पर शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, उनको शिक्षा से वंचित रखा गया। ठीक है, तो अब क्या था, ये एक बड़ा मुद्दा था कि नहीं साहब, महिलाओं को भी बराबर पढ़ने का अवसर मिले, महिलाओं को भी जो बराबर की जितने भी काम है उनमें सब में समानता मिलनी चाहिए। तो अब लिंग समता, जेंडर इक्वलिटी जो है, उसमें हमें फायदा तो देखने को मिल रहा है कि महिलाएं भी जो साक्षरता है वो लेती जा रही है, पढ़ती जा रही है। हमने देखा कहीं कहीं पर 93% पुरुष है तो 90% महिला है। ठीक है, तो रेट बढ़ा तो सही है, ठीक है, परंतु अभी हमें और सुधार करने की जरूरत है, और बेहतर बनाने की अभी हमें जरूरत है। तो ये जो पुरुष और महिलाओं के बीच में ये जो अंतर अब कम हो रहा है, वो एक अच्छा सकारात्मक विकास है, एक अच्छा पॉजिटिव विकास है कि अब महिलाओं का भी विकास हो रहा है। नारी शिक्षा को भारत में और प्रोत्साहन दिया जाने के कई कारण हैं। देखो, अब जो नारी शिक्षा को या महिलाओं की जो एजुकेशन है उसको जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसको जो बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके कई कारण हैं। और एक बात आप लोगों ने भी सुनी होगी, जैसे कहा जाता है कि अगर एक महिला, एक बेटी शिक्षित होती है तो एक पूरा परिवार शिक्षित होता है। ठीक है, आने वाली पीढ़ियों तक जो है वो शिक्षित हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी होती है, वो पढ़ाई की इंपोर्टेंस को जानती है, तो आने वाली जो अपनी पीढ़ी होती है उसको भी पढ़ाती है। तो नारी शिक्षा, महिलाओं की एजुकेशन पे ज्यादा जोर दिया गया, उसको ज्यादा प्रमोट करा गया। उसके कई कारण हैं। पहला, जैसे शिक्षा नारी की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्तर में सुधार, और साथ ही स्त्री शिक्षा प्रजनन दर और स्त्रियों व बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल पर अनुकूल प्रभाव डालती है। तो सबसे पहला तो जब हम नारी को शिक्षा देते हैं तो आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सामाजिक स्तर में सुधार करती है। ठीक है, अब एक तो क्या होगा, हम देखते हैं जनरली महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा हो जाती है, और हो जाती है, पति छोड़ देते हैं, तो फिर वो जब शिक्षित नहीं होती तो वो ज्यादा अच्छा नहीं कमा पाती, पर शिक्षित होती तो कुछ अच्छा काम कर करके अपना जो आर्थिक जीवन है उसको चला पाती है। और सामाजिक रूप से भी वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देगी, ठीक है, अच्छा उनको बनाएगी, उनको भी अच्छे पदों पे पहुंचाएगी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील उनको बनाएगी। तो आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता, उससे दोनों। इसी के अलावा स्त्री शिक्षा को प्रजनन दर, ठीक है, कि भाई देखो, आप पहले के जो लोग हुआ करते थे, पहले की महिलाओं के 10 बच्चे, 12 बच्चे, 14 बच्चे ऐसे हुआ करते थे, तो उनसे जो महिला की जो हेल्थ है ना बच्चों, उस पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता था। कम उम्र में ही शादियां कर दी जाती थी, 13 14 साल की उम्र में शादियां कर दी जाती थी, 15-16 साल की उम्र तक उनके बच्चे हो जाते थे। तो मतलब उनका जो पूरा ही करियर है लड़कियों का वो खराब हो जाया करता था। परंतु अब जब स्त्री को शिक्षा दी जा रही है, उनको समझाया जा रहा है, देखो कि भाई आपको अपनी हेल्थ का इस प्रकार से ध्यान रखना है, ठीक है, बच्चों का खुद का जो ध्यान है वो इस प्रकार से रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रख पाती है। तो नारी शिक्षा एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम सभी सरकारों की तरफ से, यहाँ पे जो आपको तस्वीरें दिखाई गई है वो महिलाओं की दिखाई गई है। अतः हमें साक्षरता स्तर सुधारने के अपने प्रयास में शिथिलता नहीं आने देनी चाहिए। अभी हमें 100% वयस्क साक्षरता दर प्राप्त करने के लिए अनेक मंजिलें पार करनी है। तो देखो, अब ये जो साक्षरता स्तर जो सुधर रहा है, इसको सुधारते ही रहना है, इसमें शिथिलता को ठंडापन नहीं आना, नहीं, अरे भैया यहाँ पे शीतल वो ठंडा वाला नहीं है, मतलब यहाँ पे डाउन नहीं होना अपन लोगों को डाउन नहीं होना कि हाँ भाई चलो अरे बहुत ऊपर पहुंच गया, अब धीरे धीरे करेंगे, नहीं, ठीक है, बिल्कुल जिस स्पीड से हम काम कर रहे हैं उसी स्पीड से करो, बल्कि उस तेजी से स्पीड से हमें काम करना है। क्यों? क्योंकि अभी हमें जो 100% जो वयस्क लिटरेसी रेट है उसको पाने में अभी काफी मंजिलों को पार करना है। अभी हमें काफी ऐसे मुश्किलों को पार करना है जिसके बाद ही हम 100% लिटरेसी रेट को पाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारी सरकारों ने, हमारे देश की जनता ने आज तक बहुत काम किया है, भारत को बहुत आगे तक लेकर के आए हैं, परंतु अभी और काम करने की जरूरत है, और सुधार करने की जरूरत है, और आगे ले जाने की भी जरूरत है। उच्च शिक्षा लेने वालों की कमी। अब देखिए, दूसरा जो पॉइंट है,
तो पहली बात तो हमने कर ली लिंग समता की कि भाई जेंडर इक्वलिटी आ तो रही है, ठीक है, महिलाएं भी अब बराबर में शिक्षा ले पा रही है, महिलाओं को भी अवसर मिल रहे हैं। हाँ, ये मानता हूं कि अभी भी कम है, सुधार होना चाहिए, ये बात मैं हमेशा कहता हुआ आया हूं, पर अवसर मिलना शुरू हुए हैं, ठीक है। और अब दूसरा मुद्दा है हमारा उच्च शिक्षा लेने वालों की कमी। भारत में शिक्षा का पिरामिड बहुत ही नुकीला है, जो दर्शाता है कि उच्चतर शिक्षा स्तर तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। यही नहीं, शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी दर भी उच्चतम है। अब देखो, अगर आप भारत में शिक्षा का जो पिरामिड देखोगे तो वो बड़ा नुकीला होने का तो यूं है, तो मतलब बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि हायर एजुकेशन तक पहुंच पाते हैं। प्राइमरी एजुकेशन तो ले लेंगे, प्राथमिक शिक्षा तो ले लेंगे, गांव के स्कूल में गए, जाकर के बैठ के आगे सीख लिया, बस बहुत है, पर हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाते। और जनरली ये 2 लोगों के साथ बड़ा होता है, 2-3 लोगों के साथ। जैसे एक तो हमारी जो बहनें होती हैं उनके साथ बहुत ही समस्या का सामना होता है, ठीक है। काफी लोगों की आज भी ये सोच है, अरे पढ़ा दिया ना, ठीक है, लोगों के कहने पर 8वीं पढ़ा दी, 10वीं पढ़ा दी, बहुत है, क्या करेगी कॉलेज कर करके, हाँ, कौन से कलेक्टर बन जाएगी? अरे भाई बन भी जाएगी, ठीक है, कलेक्टर भी बन जाएगी, ठीक है, चिंता मत करो, ठीक है। कौन सी कलेक्टर बन जाएगी? इससे घर के काम करवाओ, आगे जाकर के ये काम ही काम आएगा इसका, कौन सा इसको पढ़ा लिखा करके क्या करना है। तो इस सोच के कारण काफी माता पिता, काफी जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो लड़कियों को ज्यादा हायर एजुकेशन के लिए, पढ़ने के लिए अवसर ही नहीं देते। और अगर आपको आपके माता पिता अवसर दे रहे हैं तो बच्चों आप सौभाग्यशाली हैं, आपके माता पिता को नमन करिए, बहुत अच्छी बात है, उनकी बात मानिए और उनके अनुसार काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और उनका भी नाम रोशन करिए। तो एक तो हमारी जो बहनें होती हैं, जो बच्चियां होती हैं, औरतें होती हैं, उनको ज़्यादा हायर एजुकेशन के अवसर नहीं मिल पाते। दूसरा क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, ठीक है, अब वो स्कूलें तो क्या होती है आस पड़ोस में होती है, तो वो जाकर के कैसे न कैसे पढ़ करके आ जाते हैं, पर हायर एजुकेशन के लिए उनको किसी शहर में जाना पड़ता है, वहाँ मकान लेना पड़ता है और करना पड़ता है, तो वहाँ पर उतना वो अफोर्ड नहीं कर पाते, उतना पैसा वो लगा नहीं पाते, तो वो भी क्या हो जाते हैं, हायर एजुकेशन से, शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। एक तीसरा पहलू जो हम लोग देख सकते हैं वो हम ये भी देख सकते हैं कि जो पिछड़ी जातियों के, दलित वर्गों के लोग हैं, वो भी हायर एजुकेशन तक थोड़ा कम पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो ये काफी ऐसा वर्ग है जो कि वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो ये उच्च शिक्षा जो लेने वालों की कमी है, ये बड़ा चिंता का विषय है। हर वर्ग, हर व्यक्ति को क्या है, उच्च शिक्षा तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि जितनी शिक्षित आप होंगे उतनी अच्छी आपकी आय होगी, उतना ही आप समाज के लिए बेहतर होंगे और खुद के लिए भी आपके लिए बेहतर होंगे। तो ये जैसे किताब है और किताब में से खुलते ही हजारों बातें हमारे दिमाग में चल जाती है। पर बच्चों देखिए, किताबें रटने के लिए नहीं, किताबें समझने के लिए है। समझोगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी दोस्त है और रटोगे तो फिर इससे बड़ा दुश्मन कोई भी नहीं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्नातक व ऊपर अध्ययन किया हुआ युवा पुरुषों के बीच बेरोजगारी दर 29% थी। अब ये एक और बड़ा मुद्दा है, ये जो बेरोजगारी है ना बच्चों, ये एक बहुत बड़ी चिंता है, ठीक है, बहुत ही बड़ी चिंता है। पहले तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन क्या है? इसको इंग्लिश में कहा जाता है बेटा एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहा जाता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसने आंकड़े दिए, डेटा दिया। डेटा क्या होता है ये आप सांख्यिकी में पढ़ चुके होंगे। 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्नातक का मतलब क्या होता है बेटा? जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली हो। क्या कर ली हो? ग्रेजुएशन कर लिया। ग्रेजुएशन का मतलब होता है कि आप 12th पास कर लोगे, फिर 12th के बाद 3 साल की पढ़ाई और होगी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। अगर आप आर्ट्स से हो तो आप बीए करोगे, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, तो उसमें बीए का फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, बीए थर्ड ईयर होगा। ये 3 साल कंप्लीट करते आपको एक डिग्री मिल जाएगी, जिसको आप क्या कहोगे कि मैं ग्रेजुएट हो चुका हूं। जो लोग स्नातक करते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में होते हैं, उनको हम यूजी बोलते हैं। यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट। अभी ग्रेजुएट के अंदर हूं, ग्रेजुएट मेरी पूरी हुई नहीं है, ये होते हैं हमारी ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है। तो स्नातक और स्नातक के ऊपर भी जो अध्ययन करे हुए हैं, अब स्नातक के ऊपर क्या आ जाता है? इसके ऊपर आ जाता है बेटा पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के जो बाद करा जाता है उसको पोस्ट ग्रेजुएशन कहा जाता है। जैसे कि आप एमए कर सकते हो, जैसे मैंने करा है, मैंने इकोनॉमिक्स में एमए करा है। मतलब यहां तक तो आपको 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स था ग्रेजुएशन में। फिर उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स को चुना और इकोनॉमिक्स में क्या कर लिया? एमए कर लिया। मतलब अब इकोनॉमिक्स पे मेरे पास स्पेशली कमांड आ गई कि साहब इकोनॉमिक्स की मेरे पास अच्छी कमांड है। इतना अध्ययन करने के बाद भी युवा पुरुषों के बीच बेरोजगारी की जो दर है वो कितनी है? 19% है। मतलब सभी पुरुषों में, ग्रामीण पुरुषों में से हर 100 में से 19 पुरुष ऐसे हैं जो कि अभी बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने इतना पढ़ा, उसके बावजूद भी उनको कोई काम धंधा नहीं मिला। ये तस्वीर दिखाई गई अनएम्प्लॉयड, मतलब उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, बेरोजगार है। उनके शहरी समकक्षों में 16% अपेक्षाकृत कम स्तर पर बेरोजगारी दर है, और शहरों में अगर हम बात करें तो 16 है। यहां पर 19 है और शहरों में 16 है।
सबसे गंभीर रूप से प्रभावित लोगों में लगभग 30% बेरोजगार हैं जो युवा ग्रामीण महिला थी। देखो अब सबसे ज्यादा अगर इस चीज से कोई प्रभावित है, सबसे ज्यादा अगर हम देखें गंभीर रूप से कोई प्रभावित लोगों में है तो जो बेरोजगार है वो 30% बेरोजगार कौन है? युवा ग्रामीण महिला है। ठीक है, अब पुरुष तो हर 100 पुरुषों में से 19 पुरुष ही बेरोजगार थे, परंतु यहां पर 30 महिलाएं, हर 100 में से 30 महिलाएं गांव की ऐसी हैं जो कि क्या है बच्चों? बेरोजगार है। अब आप बोलोगे सर बेरोजगार किसको कहेंगे? बेरोजगार ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है बेटा जो काम करना चाहते हैं परंतु उनकी क्षमताओं के अनुसार काम है नहीं, काम मिलता नहीं है, उसको हम बेरोजगार कहेंगे। आप ऐसे घर पे बैठे रहो, सो और खराटे मारो, देश में बेरोजगार बढ़ जाए, काम ही नहीं मिलता। अरे भाई सोने से काम बाहर निकलो, ठीक है, काम ढूंढो, नहीं मिलता, आपकी जितनी एक्सपेक्टेशन है, आपका जितना नॉलेज है उस हिसाब से काम नहीं मिलता, फिर आपको क्या कहा जाएगा? बेरोजगार कहा जाएगा। इसके विपरीत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के शिक्षित युवाओं में से केवल 3-6% बेरोजगारी है। ठीक है, तो यहाँ पे 3-6% शिक्षित युवा है उसमें बेरोजगारी आपको देखने को मिलती है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, ठीक है, 2017-18 के अनुसार इस स्थिति में अभी तक सुधार अपेक्षित है। तो धीरे धीरे जो बेरोजगारी है उसमें भी सुधार आ रहा है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अतः सरकार को उच्च शिक्षा के लिए अधिक धन का आवंटन करना चाहिए तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के स्तर में सुधार लाना चाहिए ताकि वहां पढ़ रहे छात्र रोजगार योग्य कौशल प्राप्त कर सके। जब कम पढ़े लिखे लोगों से तुलना की जाती है तो शिक्षित लोगों का एक बड़ा अनुपात बेरोजगार है। देखिए अब सरकार को उच्च शिक्षा के लिए अधिक धन आवंटन करना चाहिए, मतलब हायर एजुकेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा सरकार को अब लगाना चाहिए और खूब पैसा हायर एजुकेशन पर सरकार लगाए। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थान, जितने भी जो उच्च शिक्षा देने वाले संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, जैसे कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, इन सब में थोड़ा सुधार लाना चाहिए। और सुधार क्यों? क्योंकि जो वहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं, वो वहां से पास आउट होने के बाद कम से कम रोजगार योग्य हो जाए, उनको ऐसा कौशल प्राप्त कराया जाए, उनको ऐसा टैलेंट दिया जाए कि जिससे कि बाद भाई आप यहाँ से फ्री होते ही आपको क्या होगा? आपको कोई ना कोई रोजगार मिल जाएगा, आपको कोई ना कोई काम मिल जाएगा। ये एक बड़ा जरूरत है बेटा कि हमारे देश में क्या है कि हम पढ़ लेते हैं पर हमारे पास रोजगार नहीं होता। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा इस प्रकार से चेंज करना चाहिए कि बच्चा अपनी स्कूल कॉलेज, कम से कम कॉलेज पूरी करते हैं तो उसको अच्छी जगह रोजगार मिल जाए, उसको बेहतर रोजगार उसको मिल जाए। तो ऐसा होना चाहिए। जब हम कम पढ़े लिखे लोगों से पढ़े लिखे लोगों की तुलना करते हैं तो ये बेरोजगारी का अनुपात बहुत ज्यादा है। देखिए जो कम पढ़ा लिखा होता है ना, अब देखो जो व्यक्ति पढ़ लिख लिया ना, अब वो एक तो क्या है, हर कोई काम कर नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि उसने सारा तो जो शरीर, सब मन दिमाग सब तो पढ़ाई में लगा दिया। अब वो उससे ज्यादा मेहनत नहीं है। कम पढ़ा लिखा आदमी शुरुआत से ऐसा रहता है कुछ भी कर लेंगे, पत्थर गिरा लो, मकान बनवा लो, गाड़ी चलवा लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लेंगे। तो रफ एंड टफ होते हैं। पर जो पढ़े लिखे हो तो नहीं, और मैंने तो ये वाली डिग्री कर रखी है, ये वाली कर रखी है, ये काम कैसे करूंगा, ये कैसे करूंगा, नहीं होगा मुझसे, तो ऐसा वैसा। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं तो कम पढ़े लिखे जो लोग हैं वो कम बेरोजगार हैं और ज्यादा पढ़े लिखे जो लोग हैं वो ज्यादा बेरोजगार हैं। तो फिर कभी कभार ऐसा लगता है कि भैया इतनी शिक्षा का अर्थ ही क्या है, इस मतलब ही क्या है? इससे अच्छा तो मैं गाड़ी लेकर के गाड़ी चलाने लग जाऊं, 4 साल 5 साल उस गाड़ी को ईमानदारी से चलाऊंगा, 3-4 गाड़ी तो सूर्यवंशम की तरह मैं मेरी बस से खड़ी कर दूंगा। सूर्यवंशम मूवी देखिए ना आप लोगों ने, अमिताभ बच्चन की, जिसे वो एक बस चलाना शुरू करता है, फिर 4-5 बसें चलाना, उसका बड़ा मालिक बन जाता है इंडस्ट्री का। ठीक है, तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि व्यक्ति पढ़ने के बाद भी बेरोजगार रहे तो बड़ी दुख की बात है। और ये बच्चों मतलब जो पढ़ करके बेरोजगार रहते हैं ना, उनके दिल पे एक बहुत बड़ी चोट होती है, सच में बहुत बड़ी चोट होती है। क्योंकि जब वो लोगों को देखते हैं और लोग उनसे पूछते हैं भाई क्या कर रहा है, यार कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। और उनसे कम पढ़े लिखे लोग जब ज़्यादा पैसे कमाने लग जाते हैं तो वो पढ़ा लिखा व्यक्ति सोचते हैं यार फिर मैंने करा क्या, मैंने इतना पैसा मेरी पढ़ाई पे मेरे माँ बाप ने लगाया और फिर भी मैं आज मुझे कोई रोजगार नहीं देने को तैयार नहीं है। तो थोड़ा सा दुख होता है। तो इसलिए हमारे सिस्टम में थोड़ा सा ऐसा परिवर्तन होना चाहिए कि व्यक्ति एटलीस्ट कॉलेज करते, आप 12th तक जो पढ़ा रहे हो पढ़ाते रहिए, पर 3 साल जो कॉलेज वाले ना उसमें बच्चों को ऐसा बना दो कि भैया बस वो होते ही वो काम करना लग जाए, उसको रोजगार मिल जाए, रोजगार के लिए उसको भटकना ना पड़े। ऐसे कुछ चेंजेस होने चाहिए। ठीक है, और आज इसी के साथ जो हमारा ये लेक्चर और ये चैप्टर है बच्चों वो पूरा कंप्लीट होता है। ये लेक्चर थोड़ा सा छोटा ही है क्योंकि लास्ट टॉपिक था हमारा कंप्लीट हो गया है और मानव पूंजी का निर्माण है वो भी पूरा हो चुका है। अब हम जो अगले अध्यायों की तरफ बढ़ेंगे। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं बच्चों प्लीज़ ये भी बताइएगा, जिससे कि उत्साहवर्धन हो मेरा और रिकॉर्ड करूँ और आपको लिए बेहतर लेकर के रहूँ। ठीक है, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इस चैनल को भी बढ़ाते रहिए और डिस्क्रिप्शन में जो आर्ट्स के टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा उसको भी ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको जानकारी मिलती रहे। और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए अध्याय के साथ।
साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।